नमस्ते, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज अध्याय 6 है इतिहास का, जीवन के विभिन्न आयाम। इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक ना, इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के नगरों के पतन के बाद, ठीक ना, हम लोग जो इससे पहले पढ़े हड़प्पा सभ्यता के बारे में, उसका पतन हुआ। उसके बाद हम लोग इस जगह से आगे की ओर बढ़ेंगे। उसके बाद कह रहा है कि आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक स्तर पर एक विशिष्ट सेना के समूह के रूप में की गई, ठीक है। और पुरातात्विक स्रोतों से माध्यम से जानकारी मिली कि वेदों का विशेष महत्व था और वेद 4 है। वेद की संख्या 4 है, देख सकते हैं। यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है। वेद साहित्य 2 श्रेणियों में विभक्त है, पूर्व वैदिक और ऋग्वैदिक साहित्य, उत्तर वैदिक साहित्य। पूर्व वैदिक साहित्य के अंतर्गत ऋग्वेद को रखा जाता है, जबकि उत्तर वैदिक साहित्य के अंतर्गत शेष 3 वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इसको त्रिवेद भी कहा जाता है, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद आते हैं। वैदिक साहित्य के आधार पर ही वैदिक युग के 2 कालखंडों में विभाजित किया गया है। ऋग्वैदिक युग 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक 1000 से 600 ईसा पूर्व, ठीक है, याद रखिएगा। वेद मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचते हैं। विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति, रचे गए मंत्र, प्रार्थना, सूक्त को लोगों ने कंठस्थ रखकर अनेक पीढ़ियों तक सुरक्षित रखा है। यहाँ पर देखिए, वेद 4 हैं, ब्राह्मण 9 है, आरण्यक 6 है, प्रारंभिक उपनिषद 13 है, और आप लोग जानते हैं कुल उपनिषद कितना है? 108। कुल उपनिषद 108। याद रखिएगा, वेद 4 हैं, ब्राह्मण 9 है, आरण्यक 6 है, प्रारंभिक उपनिषद 13 और कुल उपनिषद 108 है, ठीक है। चलिए कह रहा, इन्हें कई सदियों के बाद लिखा गया। इस वेद को श्रुति या सुना हुआ कहते हैं। इस वेद को जो है सुना हुआ या श्रुति के भी नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। ऋग्वेद का एक अंश है, यहाँ पर फोटो में दिया गया है, ऋग्वेद का एक अंश है, देख सकते हैं आप, ठीक है। तथा वेद की भाषा को प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहते हैं, ठीक ना। यहाँ पर देखिए, आप स्कूल में जिस संस्कृत भाषा को पढ़ते हैं उससे ये थोड़ी भिन्न थी। इन वेदों में प्रार्थनाओं की रचना करने वाले लोग कभी कभी खुद को आर्य कहते थे। आर्य के विरोधी दास एवं दस्याओं के बारे में कहा गया है कि आर्य के देवताओं में श्रद्धा न रखने वाले तथा ज्ञान यज्ञ न करने वाले थे, अतः उन्हें यारियों का बड़ा शत्रु बताया गया। इतिहासकार का मानना है कि शायद यह दूसरी भाषा भी बोलते थे, यानी कि इतिहासकार कहते थे ये जो ना दूसरी तरह का भाषा बोलते थे। कौन? आर्य। आप देखे होंगे रामायण में, महाभारत में, उसमें बोला था आर्य पुत्र, सुने होंगे आप लोग, ठीक है। नहीं सुने हैं तो जरूर जाके फिर से देख लीजिए, तो उसमें बोलेगा आर्य पुत्र। आर्य कौन थे? कहता आर्य शब्द का अर्थ एक विशेष भाषा बोलने वाले व्यक्ति के समूह से है, जिन्होंने सर्वप्रथम पश्चिमोत्तर भारत में अपना निवास स्थान बनाया और भारत में एक नई संस्कृति को विकसित किया, जो वैदिक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। इसी को आर्य कहा गया। इसी को क्या कहा गया? आर्य, ठीक है। चलिए अब देखिए, भारतीय भाषा वर्ग, भारोपीय भाषा वर्ग, ठीक ना। संस्कृत भाषा भारोपीय, भारत यूरोप भाषा वर्ग का अंग है। भारत की अनेक भाषाएं असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसी, जर्मन, ग्रीक, यूनानी, स्पेनिश आदि इस परिवार से जुड़ी हुई, यानी कि भारत का भी भाषा और यूरोप का भी भाषा आपस में मिला हुआ है। इन्हें ही भाषा परिवार कहा जाता है, ठीक है, भाषा परिवार कहा जाता है, क्योंकि उनके अनेक शब्द एक जैसे थे। उदाहरण, मातृ संस्कृत है तो माउस का हिंदी हो जाता है। मदर अंग्रेजी है तो मेटर इसका हो जाता है मदर। मदर हिंदी है तो अंग्रेजी मतलब हो जाएगा मेटर। जर्मन, ठीक ना, मेटर ये सब कहा जाता था। इस तरह से दोनों में
कुछ समानता देखी गई थी। विगत वर्षों में वैदिक युगों से संबंधित पुरातात्विक प्रमाण भी मिले। जिन क्षेत्रों में आर्यों की संस्कृति का विकास हुआ वहां ऐसे लोग की बस्तियां थी जो पशुपालक और कृषक थे। खास प्रकार के मिट्टी के, यहाँ पर देखिए, मिट्टी के चित्रित धूसर रंग के बर्तन का प्रयोग करते थे। इसलिए अब साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों ही स्रोत के आधार पर आर्यों के विषय में जानकारी प्राप्त। ये देखिए मिट्टी का बर्तन, ठीक है, देख सकते हैं आप कैसे फूल उकेरा हुआ है इस पर। आर्यों का बसाव, कहता है वैदिक आर्य जो है ना कई समूहों में भारत आए थे। ऋग्वेद में आर्य निवास स्थल के लिए सप्तसेन शब्द का प्रयोग किया गया, जिसे आजकल हम पंजाब वर्तमान भौगोलिक स्थिति अनुसार भारत और पाकिस्तान का पंजाब प्रांत के नाम से जानते हैं। उत्तर वैदिक युग सप्त सैंधव प्रदेश से पूर्व की ओर बढ़ते हुए आर्यों के लगभग पूरे गंगा यमुना द्वाब के क्षेत्र गए। सतपथ ब्राह्मण उत्तर वैदिक युग का एक महत्वपूर्ण स्रोत से पता चलता है कि इसका फैलाव उत्तर वैदिक युग के वर्तमान उत्तरी बिहार के गंडक नदी तक है। ये पूछा जाता है, क्वेश्चन भी आपको आएगा, देखिएगा यहाँ जो है इसको याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए इसका जो उत्तर वैदिक युग से वर्तमान बिहार के गंडक नदी, ये पूछता है कौन नदी तक ये फैला हुआ है, गंडक नदी तक। कौन नदी तक? गंडक नदी तक, याद रखिएगा आप लोग। अब देखिए सप्त संदर्भ में क्या है, सिंधु एवं उसकी 5 सहायक नदियां सतलज, ब्यास, झेलम, चिनाब, रावी, सरस्वती, दृश्यंती नदियों के क्षेत्र, ये सभी क्षेत्र आते हैं इसमें, ठीक है ना। इसको सब संदर्भ नाम दिया गया है। यहाँ देखिए गंगा यमुना दोआब में देखिए गंगा और यमुना, ये दोनों गंगा यमुना दोआब के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे ऋग वैदिक युग का, ठीक है ना। ऋग वैदिक युग में चलेंगे हम लोग, ठीक। चलिए चलते हैं ऋग वैदिक युग में। कहता है क्या आपकी ऋग वैदिक काल जो है 15,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व है। कहता है क्या आप किसी परिवार को जानते हैं जिनकी आर्थिक व्यवस्था पशुपालन से जुड़ी है। कहता है वैसे परिवार का नाम बताइए जिसका आर्थिक स्थिति, उनसे पूछिए क्या उनकी धार्मिक मान्यता भी पशुपालन से जुड़ी हुई है। गांव का तो लोग जान भी करते हैं, गांव में लोग रहता है क्या होता है, पशुपालन तो करता है गांव के लोग, क्योंकि एगो कार्य पर जो है ना गांव का जो है ना जिंदगी नहीं कट सकता है, गांव में लोग पूर्ति नहीं होता है। ऋग्वेद से हमें पता चलता है जिनके पास अधिक गाय थी वह धनी माने जाते थे। गाय का लेन देन एक खास साधन माना जाता है। गायों को प्राप्त करने के लिए एक कबीले दूसरे कबीले के पहले से रहने वाले लोगों के साथ अक्सर युद्ध करता था। गो धन की रक्षा के लिए एक सरदार या राजन का चुनाव किया जाता था जो कि गाय की रक्षा, और वो बहादुर भी होता था और कुशल योद्धा भी होता था। ऋग्वैदिक राजन को किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र का स्थान रूप से शासन करने वाला नहीं माना जा सकता था, क्योंकि राजनीतिक और साधारण क्षेत्रीय इंगित करने वाले जैसे जनपद, देखिए यहाँ पे जनपद, राष्ट्र, राज्य का उल्लेख कहीं मिलता है। अतः ऋग्वैदिक काल राजन एक कबीले के मुखिया के अधिक कुछ नहीं था। वो जो था एक कबीले का मुखिया के अलावा कुछ नहीं था। यहाँ पर देखिए कबीला क्या है, कबीले में एक वंश या परिवार के कई पीढ़ी के लोग एक साथ रहते हैं। जैसे हम लोग अपने परिवार में रहते हैं, माता पिता दादा दादी चाचा चाची सब मिल कर के रहते हैं, तो इसी तरह से कबीला में एक वंश या परिवार के सभी लोग एक साथ रहते थे। ऋग्वैदिक काल में आम लोगों के संस्था के रूप में विदत का सबसे महत्व था, लेकिन धीरे धीरे विदत का महत्व इसका स्थान सभा और समिति ने लिया। सभा का विशिष्ट स्थान था जिसके सदस्य केवल प्रतिष्ठित लोग हुआ करते थे, जबकि समिति आम लोगों की संस्था थी। समिति जो थी वो आम लोगों की संस्था थी। इन संस्थाओं को बैठक में राजा का भाग अनिवार्य था। इनकी बैठक समस्याओं के समाधान, आपस में सलाह शिविर और महिलाएं भी भाग लेती। इन संस्थाओं के कबीले में लोग युद्ध में प्राप्त धन का बंटवारा राजा का चुनाव करते थे। आवश्यकता पड़ने पर समिति के सदस्य युद्ध के सैनिक भी कार्य करते थे। ऋग्वैदिक काल में आर्यों का मुख्य पेशा पशुपालन था। इसके लिए उन्हें 4 अलग अलग स्थानों जाना पड़ता था। एक जगह चारा खत्म होने के बाद वो दूसरे जगह चले जाते, यानी कि तलाश करते रहते थे, भोजन की तलाश करते थे किस तरह से। राजन किसी क्षेत्र का स्वामी नहीं होता था, बल्कि कबीले के सभी लोग उसका शासन होता था। उसका चुनाव कबीले के सभी लोग मिलकर करते थे। अस्थाई से नहीं बसने के कारण वे खेती भी नहीं करते। हमने देखा कि खेती करने के लिए स्थान पर कम से कम 3-4 महीने तो रहना ही पड़ता है, तभी जो वहाँ क्या होता था, फसल तैयार होता था। मगर हमें
कुछ स्रोतों से पता चलता है कि जौ यव की खेती करते थे। जौ की फसल आमतौर पर कम समय में तैयार हो जाती, इस कारण से इस फसल को उगाना उनके लिए आसान था। कुछ अन्य स्रोत से हमें पता चलता है कि वे स्थानीय निवासियों से आदि फसल प्राप्त करते थे। इन फसलों के बदले दूध, घी आदि उन्हें देते थे, यानी कि दूध, घी वगैरह सब उसको दिया जाता था। अब देखिए, गाय के अतिरिक्त भेड़, बकरियां, घोड़े पाले जाते थे। पशुपालन की तुलना में कृषि का धंधा कम था, क्योंकि ऋग्वेद में एक अनाज यव का उल्लेख है, जिनकी पहचान जौ के रूप में हुई। उन्हें शिल्प और ध्यान, हमें ऋग्वेद में शिल्प कला का कम वर्णन मिलता है। वर्णित शिल्पकार में चमड़कार, बढ़ई, धातु के काम करने वाले धातुकर्मी, कुम्हार शामिल थे। बढ़ई धातुकर्मी रथ कार की रथों के निर्माण, यानी कि रथ का निर्माण महत्वपूर्ण भूमिका था। घोड़े से जुते हुए रथ जो युद्ध में सफलता के लिए निर्णायक माने जाते थे। बुनाई एक घरेलू शिल्प था जो महिलाओं के, यानी कि जो बुनाई वाला काम था वो महिलाएं लोग करती थी। आज भी ज़्यादातर देखिएगा कढ़ाई बुनाई का काम महिलाएं लोग ही करती है। लोगों का जीवन प्रकृति बहुत ही हद तक निर्भर था। ऋग्वेद में प्राकृतिक शक्तियों से जुड़े कई देवी देवताओं के समान मंत्रों का उच्चारण, जिसमें इंद्र, अग्नि, सोम प्रमुख है। इंद्र को युद्ध का देवता, अग्नि को आग का देवता और सोम को एक पौधा जो एक प्रकार का पेय बनाया जाता था, पीने की वस्तु बनाया जाता था, पदार्थ बनाया जाता था। तो याद रखिएगा, देवी देवताओं के लिए मंत्रों की रचना, जिनमें कि इंद्र, अग्नि, सोम प्रमुख। इंद्र युद्ध का देवता इंद्र को कहा जाता था। ठीक है। देवी देवताओं की पूजा धन, संतान, युद्ध में विजय की कामना के उद्देश्य से की जाता था। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए मंत्रों का उच्चारण तथा यज्ञों में आहुति दी जाती थी। घी, अनाज, कभी कभी जानवरों की भी आहुति। अभी भी लोग पूजा पाठ करते हैं ना, किस लिए? अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, धन के लिए, संपत्ति के लिए, ठीक है ना, यही लिए करते हैं, और क्या। पता जब, एक मिनट, कहता है जब आर्य लोग भारत आए थे तो वह 3 सामाजिक वर्गों में विभाजित थे, योद्धा, पुरोहित एवं साधारण। ऋग्वेद के मंत्रों से ऐसी जानकारी मिलती है कि समाज में वर्ग भेद स्थिति बन गई थी। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त, ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त से ब्राह्मण, राजन्य, क्षत्रिय, योद्धा, वैश्य अर्थात शूद्र 4 वर्णों की कल्पना की गई है। परंतु इस काल में वर्ण व्यवस्था स्थापित हो चुकी थी, ठीक ना, यानी कि जो बंटवारा का था, काम के आधार पर वो चीज़ प्रारंभ हो चुका था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल से 1000 से 600 ईसा पूर्व के बारे में जानेंगे, ठीक है ना, उत्तर वैदिक काल से। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है, इस काल में लगभग संपूर्ण उत्तरी भारत में जीवन के सभी पहलुओं में निश्चित परिवार ही ठीक है ना था। इस काल में आर्यों ने पशुपालन के स्थान पर खेती को मतलब अपना अधि बनाया। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं वो क्या किया, खेती को बनाया मुख्य। उत्तरी भारत में लोह युग का आरंभ हो गया और लोह युग के तकनीक के प्रयोग से क्या हुआ, युद्ध अस्त्रों धीरे धीरे क्या हुआ, कृषि अन्य आर्थिक क्षेत्र में होने लगा। इसमें जो देखिए हस्तिनापुर, आलमगीर, अंतरखिजोर आदि स्थानों पर लोहे के युद्ध शास्त्र अवशेष भी मिला है, बहुत सारा अवशेष मिला है पहले। लोग कच्चे मकान में रहते थे जिनकी छत पर फूस, ठीक ना, ये सभी चीज़ें जो है दिया गया है। सरकंडों की बनी हुई थी, मिट्टी के बर्तन में बनाते थे और पुरातन कुछ विशेष प्रकार के बर्तन भी मिले हैं, कुछ जो है विशेष प्रकार का बर्तन यहाँ पर मिला है, देख सकते हैं आप। ठीक है, इसमें देखिएगा चित्रित धूसर पात्र, यानी कि बर्तन पर कुछ फूल वगैरह सब निकाला हुआ था। ऋग्वेदिक कालीन में अनेक छोटे छोटे कबीले एक दूसरे में विलीन होते गए, जिसको जनपद जन्म लिया। और इसको जो है क्या कहते हैं, यहाँ पर देखिए, पुरु एवं भरत जन मिलकर के कुरु जनपद एवं दुर्वास एवं कृमि मिलकर के पंचाल जनपद कहलाए। ठीक है, सबको पंचाल जनपद के अंतर्गत लाया गया। यहाँ पर देखिए, कहता पंचाल जनपद कहलाए। इस काल में कुछ लोग बड़े यज्ञों का आयोजन करते थे, ठीक ना। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन होता था, ठीक ना। यदि कोई दूसरा राजा इस घोड़े को रोकता था
अश्वमेव यज्ञ की मतलब जो है ना उस चीज़ का जो है ना चुनौती देना स्वीकार करता था कि भाई हमको चुनौती दे रहा है। चलिए इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि यहाँ पर ऋग वैदिक काल में राजा को बलि के रूप में स्वेच्छा से प्राप्त होने वाला नजराना उपहार भी जो है ना इस काल में अनिवार्य कर दिया था। यानी कि राजा को मनाने के लिए राजा जो है ना उस चीज़ को स्वेच्छा से क्या करता था, उसको उपहार बलि वगैरह सब जो है ना दिया जाता था। ये था, ठीक है। अब समझिए उपहार या नजराना क्या था, ठीक है। अतः जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते तो वहीं नजराना अनियमित रूप से संभव हो सका था, ठीक है ना। ऐसे नजराना विविध पदार्थों के रूप में ऐसे लोग को स्वेच्छा से दिया जाता था, उसमें जबरदस्ती नहीं था, स्वेच्छा से दिया जा रहा था, ठीक है। कहता है कि उस समय समाज के कई भागों में बटा हुआ, जिनमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, शिकारी, मछली पकड़ने वाले लोग शामिल थे। जहाँ पुरोहित तथा युद्ध की जीवन शैली था वो कृषक, व्यापारी धनवान थे, वहीं दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, शिकारी, मछली पकड़ने वाले निर्धनता के जीवन बिताते थे, ठीक है ना। याज्ञिक क्रियाओं एवं अनुष्ठान को संपादित करने वाले लोग को पुरोहित, यानी कि जो यज्ञ वगैरह सबको संपन्न करता था उसी को पुरोहित कहा जाता था। पुरोहित के ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया जिन्हें वर्ण कहा। पुरोहित ने लोग को जो है 4 भाग में बांटा, उसको वर्ण कहा। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के लिए अलग कार्य निराया। पहले को ब्राह्मण कहता था, उनका काम वेदों का अध्ययन करना, यज्ञ करना तथा उन्हें उपहार मिलता था। पहला नंबर में ब्राह्मण को दे दिया। दूसरा नंबर में देख सकते हैं क्षत्रिय को दिया, उनका काम था युद्ध करना। तीसरा नंबर में वैश्य को दिया, इसमें जो है कृषि, पशुपालक, व्यापारी आते थे। और क्षत्रिय वैश्य दोनों यह करने का अधिकार था। वर्णों में अंतिम स्थान शूद्रों का था, इनका काम अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था। प्राय औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया है। महिलाओं तथा शूद्रों के वेदों का अध्ययन अधिकार नहीं था। पुरोहित के अनुसार सभी वर्णों का जन्म के आधार पर हुआ। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता के संतान ब्राह्मण होगा। ये सभी चीजें उसी समय से चली आ रही है, ठीक है। कहता है वे धान, गेहूँ, दालें, चना, गन्ना, सरसों, जुताई, कुटाई, ओसाई आदि का काम करना और फसल उगाना था। उत्तर वैदिक काल में धर्म को 2 धाराएं में बांटी। एक का बल कर्म था और दूसरे का ज्ञान पर था, ठीक ना। दूसरा आदमी ज्ञान पर था। याज्ञिक क्रियाओं को कर्मकांड कहा जाता था। यज्ञ का संपादन करने वाले पुरोहित की आवश्यकता होती थी। ये पुरोहित यजुर्वेद में वर्णित विधि के अनुसार यज्ञ आयोजन कर देवताओं को प्रसन्न करते थे। और ठीक है, यहाँ पर देखिए कह रहा उपनिषदों में आत्मा, परमात्मा, मृत्यु जैसे गूढ़ विजय रहस्यों का जानने का प्रयत्न किया गया है, जिसका अध्ययन आप अगले अध्याय में करेंगे, ठीक है ना। अब है वैदिकालीन शिक्षा, क्या है इसमें जानिए। कहता वैदिक काल में शिक्षा मौखिक रूप से दी जाने वाली थी। शिक्षार्थियों से वेदों के मूल पाठ को कंठ करवाया गया था। इसके लिए वैदिक सरल उच्चारण को सिखाया जाता था। वेदों के अलावा गणित, व्याकरण और शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा के लिए शिक्षार्थियों को गुरु के आश्रम में 12 वर्षों तक रहना पड़ता था। याद रखिएगा कितने वर्षों तक, 12 वर्षों तक रहना पड़ता था। देखिए यहाँ पर आश्रम इसी तरह का होता था। ये कहानी के माध्यम से यहाँ पर जो है ना समझाया गया है, देख सकते हैं आप। आज से हजारों वर्ष पहले की बात है। भारत में आज की तरह पाठशाला नहीं थी। छात्र गुरु के आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त, आश्रम वनों के होते थे और ऋषि मुनि शिक्षा देते थे। ऐसा ही आश्रम आमोधन्य ऋषि का था, ठीक है ना, इसी तरह का। वहाँ विद्यार्थी रह करके शिक्षा ग्रहण करते थे। इसमें कोई विशेष बात नहीं है, इसीलिए हम इसको आगे करते हैं। ये कहानी के माध्यम से गुरु और शिष्य के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर ताम्रपाषाणकालीन भारत का मानचित्र। अब इमामगंज एक ताम्र बस्ती है, उसके बारे में जान लीजिए, ठीक है। कहता है जिस समय भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम वेदों की रचना हो रही थी, उसी समय पश्चिम भारत में एक अलग संस्कृति का विकास हुआ। और इसी में इनाम गांव महाराष्ट्र राज्य के घोर नदी के तट पर स्थित एक ताम्रपाषाण बस्ती थी।
ठीक है ना, याद रखिएगा, घोर नदी के। और ये वैदिक आर्यों का स्थल था। यहाँ से भी कुछ प्रमाण मिले हैं। यहाँ पर देखिए, देख सकते हैं मिट्टी की बनी झोपड़ियाँ हैं, जिसकी छत फूस की बनी होती, इससे गारे से ढक दिया जाता था। यहाँ के लोग नारंगी रंग से मिट्टी के बर्तन का उपयोग करते थे, जिन पर ज्यामिति। इनाम गांव के लोग जो है ना, यहाँ पर देखिए, इनाम गांव के लोग गेहूं, जौ, मटर, धान की खेती करते थे। गाय, बैल, भेड़, बकरी, कुत्ता आदि का पशुपालन करते थे। इनाम गांव के ताम्र प्रसिद्ध संस्कृति के लोगों में सबसे रोचक पहलू मृतकों को दफनाने का तरीका था। यानी कि मृतक जो लोग मृत्यु होता था, उसको दफना दिया जाता था, और उसके साथ में मिट्टी के बंदे जो ना, संदूक वगैरह सब दिया जाता था, और कोई भी मतलब जो खाने पीने की चाहे चीज़ भी देता। कब्रों में मृतक के साथ हथियार और औजार भी दे देता था, ठीक है ना, औजार भी देता था उसके साथ में। ठीक है, चलिए अब इसको जो है ऑब्जेक्टिव बनाते हैं। ठीक है, वेदों की कुल संख्या कितनी है? 4 है। पुरुष सूक्त किस वेद में है? ऋग्वेद में है। पुरुष सूक्त याद रखिएगा, ऋग्वेद में है। ठीक है, पुरुष सूक्त ऋग्वेद में है। उसके बाद है, ऋग्वैदिक काल का प्रमुख व्यवसाय क्या है? पशुपालन है। इनाम गांव किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है इनाम गांव, याद रखिएगा। उसके बाद है, आर्यों का विस्तार बिहार के गंडक नदी तक। यहाँ पर सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। ठीक है, ऋग्वैदिक आर्य जो है ना, जौ, यव, अनाज पैदा करते थे। इनाम गांव जो है ताम्र पाषाण बस्ती है, और वैदिक कबीले के प्रधान को मुखिया कहा जाता है। ठीक है ना, ये था आज का चैप्टर। आप लोगों को कैसा लगा यह चैप्टर? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। याद रहे, बेसिक तौर पर यह जानकारी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखते हैं तो आपको जो है क्या होगा, याद होते जाएगा, और आपको आगे चल के बहुत सारा काम देगा। क्योंकि बेसिक स्तर पर जो पैटर्न है बीपीएससी का, यही पैटर्न है। तो आज हम आप लोगों को जीवन के विभिन्न आयाम के बारे में बताए। तो आप लोग से आशा है कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।